नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीआरटी टेस्ट 14 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक, 1 to 25 क्वेश्चन यानी कि मैं उपेंद्र सर डिस्कस करूंगा और 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन शिल्पा मैम आप लोगों को डिस्कस करेंगी। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 1 क्वेश्चन की, लेकिन इसके पहले जो हमारा मुहिम है, मिशन हमारा नीट 25 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पथ फलन है। पथ फलन की बात करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, कार्य और एंट्रोपी। तो जो हमारा जो वर्क होता है वही क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पथ फलन होते हैं। और आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और जो एंट्रोपी होती है ये हमारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ठीक ना। तो ये हमारी क्या होती है, स्टेट पे डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना। चलिए भैया 2 देखो क्या दिया हुआ है, क्वथनांक बिंदु, एंट्रोपी, पीएच और सेल विभव में गहन गुण कौन सा होता है। गहन गुण की हम लोग बात करें तो गहन गुण का मतलब ये होता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो गहन गुण कौन सा होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे गहन गुण की बात करेंगे तो क्या करते हैं, क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। जितनी क्वांटिटी हो और साइज, आकार पे डिपेंड नहीं करते हैं, वही क्या होते हैं, गहन गुण के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो गहन गुण को बताते हैं, क्वथनांक बिंदु, बात करेंगे हम लोग पी, क्या बोलते हैं हम लोग है यहाँ पे पीएच और विभव, सेल विभव, यही क्या होते हैं, गहन गुण होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए अगर हम लोग बात करें यहीं पे थर्ड क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है, किसी प्रणाली द्वारा किया गया कार्य 8 जूल है। किया गया कार्य भैया मतलब वर्क डन किया गया कार्य 8 जूल है। अगर हम लोग बात करें यहीं पे, जब इसे 14 जूल उष्मा की आपूर्ति की जाती है प्रक्रिया के दौरान प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे किया गया कार्य मतलब क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव होगा इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू। और क्यू जो हमारा हीट है कितना है, 40 है, और वर्क हमारा कितना दिया है, माइनस का 1, तो कितना होगा 32 क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। ठीक, चलो भैया फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, जो क्या दिया हुआ है, किसके लिए Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, जो हमारा क्या समतापीय प्रक्रिया मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइक्लिक प्रोसेस में पूरा साइकिल क्या हो जाएगा, 0। अब रुद्रोष्म प्रक्रिया की बात करेंगे तो रुद्रोष्म प्रक्रिया Q इक्वल टू क्या होता है आपका, 0 होता है। और हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, प्लस में डब्ल्यू, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या बोलेंगे, रुद्रोष्म प्रक्रम। तो क्या सत्य नहीं है, इसी के लिए सत्य आपका नहीं है। ठीक है भैया। तो फोर्थ का क्या होगा, सेकंड। आइए बात करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी हुई है। तो पूछ रहा है इसमें बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर किलो जूल में स्थिर दाब पर अभिक्रिया की उष्मा और स्थिर आयतन के बीच अंतर होगा। तो देखो भैया यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया बताओ, यहाँ पे 12 माइनस 13, ये तो आपका 0, ये आपका 0 हो जाए। तो क्या होगा आपका 12 माइनस क्या होगा आपका 15, मतलब क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि स्थिर दाब व स्थिर दाब पर अभिक्रिया की उष्मा और स्थिर आयतन के बीच अंतर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ऐसे बोलेंगे, क्या हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कि क्या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, होता कि नहीं होता है। अब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ठीक, इज इक्वल टू
क्या होगा प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना दिया है -3, और यहाँ पर देखो क्या दिया है किलो जूल दिया हुआ है। तो अगर किलो जूल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 8.314 हो जाएगा। और किलो जूल की बात करेंगे तो यहाँ पे किलो जूल आपका क्या किलो जूल में ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो किलो जूल आपका यह हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ टेम्परेचर दिया 25, क्या करेंगे हम लोग यहाँ देखो 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका 273.15 प्लस क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा बताओ भैया, यहाँ पे 298 कितना है भैया, देखो 5 3 8 298.15 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका 298.15, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा आपका, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा क्या होगा आपका, यहाँ पे आप कितनी वैल्यू आ जाएगी देखो यहाँ पे जब, अच्छा एक बात और कि किलो जूल में इसको देना है, तो किलो जूल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ भैया, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या जूल को किलो जूल में चेंज करना है। तो अगर किलो जूल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या होगा 10⁻³ से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा आपका माइनस में 7.4 7.43 क्या होगा किलो जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए एक बंद बर्तन में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन का मिश्रण प्रज्वलित किया जाता है। यदि डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन है और डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लें। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 मोल CO2 बन जाएगा। अब हम लोग डेल्टा एनजे की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 2 - 3 = -1 हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ हम लोग बात करेंगे डेल्टा एच = डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी क्या होगा भैया आर टी होगा। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें क्या कहेंगे हम लोग डेल्टा एच = डेल्टा यू और डेल्टा यू क्या होता है डेल्टा ई भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा एच = डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा क्योंकि -1 दिया हुआ है। अब पूछे यदि डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है तो देखो भैया यहाँ पे डेल्टा, अब आप समझने वाली बात क्या है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई = क्या, इसको मैं ऐसे पूरा लिख दें कि डेल्टा एच = डेल्टा यू माइनस क्या होगा डेल्टा एन 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा आपका -1 आर टी हो जाएगा, ठीक आर टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम लोग बात करें कि डेल्टा ई मतलब क्या डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा है किससे डेल्टा एच से, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि डेल्टा ई > डेल्टा एच। और याद रखिएगा डेल्टा ई क्या होता है डेल्टा यू भी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई > डेल्टा एच। तो यहाँ देखो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 7th क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, एक गैसीय अभिक्रिया के लिए Ag+3Bg क्या दिया है 3Cg और 3D। यहाँ पे डेल्टा ई 27 डिग्री सेल्सियस पे इतनी वैल्यू दिया हुआ किलो कैलोरी में दिया हुआ है। यह मानते हुए कि आर की वैल्यू इतना वैल्यू दिया हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लें। तो डेल्टा एन जी = क्या होगा भैया बताएं साहब, यहाँ देखो सब गैसियस में दिया हुआ है, इसका मतलब 6 - 4 तो कितना आएगा +2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या देखें डेल्टा एच = डेल्टा ई
प्लस क्या लिख देंगे डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। ठीक, अब क्या आपको डेल्टा एच का मान पूछ रहा है, डेल्टा ई की वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो भैया यहाँ क्या दिया है, देखो दिया हुआ है 17 मतलब 17 दिया हुआ है, क्या किलो कैलोरी में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो +2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या, देखो देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे किलो कैलोरी, अब यहाँ पे क्या कैलोरी की बात करेंगे तो एक कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 8.314 होता है, कितना होता है भैया बताओ, क्या होगा आपका 8 सॉरी कैलोरी में क्या होगा, सॉरी जूल में बात करेंगे ना, तो देखो कैलोरी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 2 कैलोरी होती है। ठीक, और अगर जूल की बात करेंगे तो क्या होगा 8.314 हो जाएगा, और लीटर की बात करेंगे तो 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन। तो कैलोरी में क्या दिया हो, कैलोरी की बात करेंगे तो कैलोरी ऐसा नहीं लिखे हम लोग, कैलोरी सी से रिप्रेजेंट करते हैं CAL, तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 और यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए भैया, तो 17 और यहाँ पे क्या दे दिया है 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस 1200, लेकिन ये कैलोरी में है, क्वेश्चन में किसमें दिया है किलो कैलोरी में, तो हम लोग क्या करेंगे भैया किलो कैलोरी में बदल लें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से हम लोग क्या करें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, तो क्या करें हम लोग 17 प्लस 1.2 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18.2 क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 7 का आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 8th क्वेश्चन की। देखो भैया 8th क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक आदर्श गैस के 2 मोल स्वतः ही निर्वात में स्वतः फैल रहे, मतलब वैक्यूम में स्वतः ही निर्वात में फैल रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा W इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखते हैं। डेल्टा V क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, और स्वतः जब फैलता है तो यह P एक्सटर्नल की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना होगा आपका 0 होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आइए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, 3 डेसीमीटर क्यूब गैस का 1 मोल 1 ATM के निरंतर बाहरी दाब के विरुद्ध 30 लीटर के आयतन तक फैलता है, किया गया कार्य होगा या कार्य होगा। तो फिर वही बात करेंगे हम लोग, यहाँ देखो भैया W इज इक्वल टू अभी हम लोग लिखे थे -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है V2 माइनस V1 होता है। तो देखो यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू 1 ATM दिया हुआ है तो -1, डेल्टा V की बात करें तो V2 माइनस V1, यहाँ पे क्या V2 वैल्यू 13 दिया हुआ है, माइनस वहाँ पे दिया हुआ 3 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 DM इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है, तो 3 डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होगा 3 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 क्या होगा आपका ATM बोलेंगे डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्या होगा भैया यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। देखो भैया क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर की मात्रा से 20 लीटर तक एक आदर्श गैस के 1 मोल के उत्क्रमणी मतलब रिवर्सिबल विस्तार के लिए कार्य में क्या है। तो देखो भैया अगर बात किया गया है यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया, तो अगर हम लोग ऐसा समझेंगे तो यहाँ पे देखो वर्क जो आपका किया गया कार्य है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या अर्ग में दिया गया है, किसमें दिया गया है अर्ग में, ERG अर्ग में दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 7। ठीक, अब देखो भैया W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 2.303 NRT लॉग क्या होता है बताओ भैया V2 बाई V1 होता है। यहाँ देखिए माइनस का 2.303, एन की वैल्यू देखो दिया एक आदर्श गैस के 1 मोल मतलब एन की वैल्यू कितना दे दिया आपसे 1 मोल, तो यहाँ इंटू 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू बस हमको समझना है, तो आर की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे
अगर अर्ग में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और अर्ग 10⁻7 हो जाएगा इनटू टी की वैल्यू बात करेंगे तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 25 298 क्या होगा आपका केल्विन हो जाएगा इनटू लॉग V2/V1 20/10 तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग माइनस का 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 298 लॉग क्या हो जाएगा 2 और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 लेकिन हमारा ऑप्शन आंसर हमारा यही दिया हुआ है इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 10⁻7 अर्ग हो जाएगा तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन की। तो क्या दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 40.363 किलो जूल पर मोल है। इस अभिक्रिया के लिए मान डेल्टा ई होगा। तो बताओ भैया यहाँ पे डेल्टा ई की बात किया गया तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग H2O लेते हैं तो H2O अगर लिक्विड है और इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे तो H2O किस में हो जाएगा आपका वेपर के फेज में मतलब गैस के फेज में हो गया। और अगर गैस के फेज में हो गया तो यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है आपसे क्या पूछा है डेल्टा ई तो देखो भैया यहाँ पे क्या हुआ आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NG/RT। अब क्या पूछा गया है डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू देखो एंथैल्पी दिखा दिया हुआ मतलब क्या करेंगे 40.63 इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NG की वैल्यू 1 दिया हुआ है आर दो यहाँ पे आर जूल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है 100 में लिखे मतलब क्या करेंगे 373 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू जब आएगा जब इसको इधर करेंगे तो 40.63 माइनस 8.314 इंटू 373 केल्विन। तो देखो भैया यहाँ पे जब इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 37.53 कितना आएगा भैया 53 क्या यहाँ पे किलो जूल पर मोल। अच्छा एक बात और यहाँ पे क्या दिया है आपका है किलो जूल में लेकिन यहाँ पे क्या दिया है जूल में तो यहाँ पे क्या करें हम लोग 1000 से क्या करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हमारा आएगा। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 12th क्वेश्चन के। देखो क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्यपथ से स्वतंत्र होता है। तो कार्यपथ से कौन सा स्वतंत्र होता है याद रखिएगा हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे जो रुद्रोष्पक्रम होता है यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 होता है। अगर Q इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि डेल्टा ई क्या बोलते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W ये तो बोलते हैं हम लोग हैं क्या बोलते हैं कि क्या डेल्टा ई क्या बोलेंगे भैया बताओ क्या कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है क्या Q प्लस W यहाँ Q की वैल्यू 0 तो क्या बोलेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस W। तो यहाँ पे क्या होगा आपका रुद्रोष्पक्रम होगा समतापी मतलब T इज इक्वल टेम्परेचर 0 वॉल्यूम सम आयतनी आयतन 0 समदाबी प्रेशर 0 होता है। ठीक है चलो भैया 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस क्या बोलेंगे डेल्टा एस के लिए क्या अधिकतम होगा। तो मतलब क्या यहाँ पर देखेंगे डेल्टा NG से हम लोग काउंट करेंगे तो डेल्टा NG इसका निकालेंगे तो कितना आएगा -1/2 मतलब निगेटिव में आ गया। इसकी बात करेंगे तो डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या आ गया आपका पॉजिटिव में आ गया। देखो यहाँ पे डेल्टा NG यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा NG की वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 तो यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर
क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अधिकतम हो जाएगा। क्या होगा भैया, अधिकतम हो जाएगा, ये आपके लिए। तो इसका मतलब यह बोल सकते हैं सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। यही नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया, किस अभिक्रिया में डेल्टा एस धनात्मक होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वहाँ क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ बात करेंगे तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1। इनकी बात करेंगे तो 1 - 0 यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका 2 - 4 -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव हो रहा है। किसमें, थर्ड में। अगर थर्ड में पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया 15, जब अंडा उबाला जाता है तो क्या होता है, अव्यवस्था में वृद्धि होती है। एकदम सही बात है, अव्यवस्था में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अगर अव्यवस्था में वृद्धि तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन क्या होती है, समाप्त होती जाती है जब अंडे को उबालते हैं। लेकिन अव्यवस्था में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के। यदि H2Cl2 और HCl के लिए डेल्टा एस ये दिए हुए भैया हैं, तो पूछ रहा है कि ये इस रिएक्शन के लिए क्या मानक एंट्रोपी की कुल परिवर्तन क्या होगा। मतलब डेल्टा एस नॉट की बात करेंगे तो S2 नॉट माइनस S1 नॉट पूछ रहा है आपका भैया। तो इसका मतलब S2 नॉट की बात करेंगे तो 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 0.19 माइनस 0.13 प्लस 0.22। देखो भैया यहाँ पे क्या होगा आपका 0.38 माइनस 3 2 5 0.35, तो कितना आएगा आपका 0.03 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो भैया किलो जूल में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, जूल में दे दिया है। तो क्या करें हम लोग, किलो जूल को अगर जूल में परिवर्तित करना है तो 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30.0 आ जाएगा क्या, जूल पर केल्विन इनवर्स। जूल पर ऐसे लिखिए हम लोग, अच्छा रहेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है भैया, चलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया, यदि पानी के क्वथनांक पर 900 ग्राम जूल पर ग्राम उष्मा का आदान प्रदान होता है। पानी के क्वथनांक की बात कर रहा है भैया, मतलब वाटर के क्वथनांक की बात कर, पानी को उबाल रहे हैं तो ग्राम, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो एंट्रोपी में वृद्धि कितनी होगी, तो एंट्रोपी में वृद्धि की बात किया गया है। इसका मतलब भैया क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q/T होता है। और Q जो हमारी हीट जो है, जो उष्मा है, वो क्या होगी 900 इंटू क्या होगा, वाटर का मोलर मास 18 होता है, अपान टेम्परेचर की बात करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273.15 होता है। ठीक, तो यहाँ जब इसको हम लोग बात करेंगे तो 18/162 162.00 अपान 273.15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया आपका है, जूल पर ग्राम, यहाँ पे क्या दिया, जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो बस हम लोग करना क्या है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हमारा आंसर आएगा बताओ। यहाँ देखो 27 दूना, यहाँ 2 8 16, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो इसका 2 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 43.4 क्या होगा, जूल पर
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए भैया आइए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 18वें क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है। 18वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में एंट्रोपी कम हो जाती है? तो याद रखिएगा एंट्रोपी तब कम होगी जब ठोस को द्रव में बदलेंगे तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। गैस का विस्तार करेंगे तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। क्रिस्टल क्या घुल जाते हैं मतलब क्या, तभी एंट्रोपी मतलब क्या रेंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ती है। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होती है? एंट्रोपी कम हो जाती है। तो एंट्रोपी आपकी यहीं पे कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपका क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए था। चलिए भैया 19 क्वेश्चन की बात करें तो रुद्रोष्म अभी उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी है। तो अगर रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी की बात किया गया है तो बताइए यहाँ पे अगर रुद्रोष्म प्रक्रिया की बात करेंगे हम लोग तो बताओ भैया यहाँ पे अगर रुद्रोष्म प्रक्रिया की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि क्या, जब कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, इसका मतलब अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगा तो मतलब कि हीट उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या होगा आपका? शून्य हो जाएगा। क्या होगा भैया? रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य हो जाएगी। ठीक है ना, चलो भैया मानक अवस्था में तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा शून्य नहीं है? क्या पूछा है? शून्य नहीं होती है। तो बताओ भैया अगर शून्य नहीं होती है इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अगर यही पूछा जाएगा कि एंथैल्पी जो हमारी जो एंथैल्पी है डेल्टा एच की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या होता है आपका? 0 नहीं होती है। किस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन भैया यही बात करेंगे डेल्टा एस की वैल्यू क्या 0 तब हो जाती है जब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ले लेंगे क्या? 0 केल्विन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पूछा कौन शून्य नहीं हो, कौन शून्य नहीं होती है? एंट्रोपी शून्य नहीं होती मानक अवस्था में। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए भैया 21 देखो क्या दिया है। 21 की बात करेंगे भैया तो देखो क्या दिया हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडल पर अभिक्रिया H2O लिक्विड से अगर हम लोग क्या H2O गैस में जा रहे हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या दिया हुआ है, देखो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी ऐसे लिखें डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर 0 हो जा रहा है इसका मतलब कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा? टी डेल्टा एस हो जाएगा। देख सकते हैं क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया आगे बात करते हैं। 22 देखो क्या दिया हुआ है। अभिक्रिया ए सॉलिड के फॉर्म में है, बी सॉलिड प्लस सी गैस में है। यहाँ के लिए डेल्टा एच का मान दिया हुआ किलो जूल में और डेल्टा एच क्या दिया है? जूल पर केल्विन इनवर्स मोल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, वह तापमान जिस पर अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होगा। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की बात करेंगे अगर शून्य हो रहा है इसका मतलब भैया क्या होगा? अगर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य हो रहा है इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा और यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? डेल्टा एच अपान डेल्टा एस हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है एंथैल्पी देखो कितना दिया हुआ है 30.56 क्या किलो जूल पर मोल। तो ठीक है किलो जूल पर मोल है। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिया है? 66 जूल। और जब इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे
तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 305 ऐसे लिखेंगे 30.56 इंटू 1000 अपान 66 हो जाएगा। तो बताओ भैया, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या 30 दूना 60, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा आपका 463 केल्विन, ठीक है ना, 463 केल्विन आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 23 क्वेश्चन की। तो कौन सा समीकरण रुद्रोष्ट प्रक्रम के लिए सही है, तो रुद्रोष्ट प्रक्रम की बात करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब Q इज इक्वल टू 0 रुद्रोष्ट प्रक्रम के लिए होता है। हम लोग जानते हैं डेल्टा क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू होता है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस डब्लू हो जाएगा आपका, किसके लिए, रुद्रोष्ट प्रक्रम के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो देखो डेल्टा Q क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर भैया आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं 24। निम्नलिखित में से किसका मान निकालने के लिए हैश नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर हैश के नियम की बात करेंगे भैया तो अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होती है, हैश के नियम का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया की एंट्रोपी, अभिक्रिया का कार्यफलन, उपरोक्त सभी ये सब नहीं होते हैं। अभिक्रिया की ऊष्मा जो होती है हैश लॉ में क्या होती है, प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं सर 25 जो क्या दिया हुआ है, CO2 सॉलिड से CO2 गैस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या होना चाहिए, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगा भैया 1 माइनस 0 मतलब +1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर +1 है, इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं क्या होगा आपका डेल्टा H और डेल्टा S दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब डेल्टा H भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होगा भैया, इंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्माशोषी प्रक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो डेल्टा ऋणात्मक नहीं भैया, दोनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो साहब बात। तो ये हमारे रहे 1 to 25 क्वेश्चन हिंदी में पेपर हमने डिस्कस किए। इसके बाद आप लोगों को शिल्पा मैम डिस्कस करेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है CRT, जो आपकी PCB की सीरीज चल रही है जो रोजाना चलती है। उसमें जो पेपर डिस्कशन है केमिस्ट्री सेक्शन का हिंदी, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि हिंदी में भी इसका सॉल्यूशन करवाया जाए। तो हिंदी का पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसमें जो आपका CRT आज का जो टेस्ट हुआ है 28 जनवरी का, CRT 14 केमिस्ट्री में हिंदी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन यानी कि 1 to 25 क्वेश्चन आपको उपेंद्र सर ने डिस्कस कराए हैं। आफ्टर दैट 26 to 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के स्वतः होने की कभी उम्मीद नहीं जताई जा सकती, यानी कि स्वतः वो नहीं हो सकती है ना, स्पॉन्टेनिटी यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। अब स्पॉन्टेनिटी वगैरह किस पर निर्भर करती है, हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा पर। तो अगर हम यहाँ पर इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा G माइनस T डेल्टा S, ये पढ़ रखा है ना। अच्छा, जब स्वतः, अगर हम स्वतः की बात करते हैं तो ये निगेटिव होता है, ठीक, लेकिन स्वतः ही नहीं करना है, स्वतः ही नहीं करना है तो अस्वतः के लिए पॉजिटिव होती है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए, धनात्मक करने के लिए हमें इनकी क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जो डेल्टा G है वो इन पर एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन दोनों पर निर्भर करता है।
ठीक है, बिना किसी एक के हम नहीं बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। ठीक, तो यहां पर हमें ये डिसाइड करनी पड़ेंगी वैल्यूज। एंट्रोपी को अगर हम, ये जो एंट्रोपी परिवर्तन है इसको अगर हम ऋणात्मक रखें तो ये पॉजिटिव, ठीक, इधर इसे हम पॉजिटिव रखें तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, धनात्मक आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब निगेटिव के लिए अगर ऑप्शन में देखोगे तो 2 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें डेल्टा एस निगेटिव है, यानी कि बाकी की ये अभिक्रियाएं गलत है, इनकी कभी इनसे उम्मीद जताई जा सकती है, पर इन दोनों की बात करी जाए तो इनसे नहीं। अब डेल्टा एच क्या रखें जो हमारा ये हमें पॉजिटिव मिले, आस्वता प्रवर्तिता लगे। ठीक, तो यहां पर ये पॉजिटिव रख दो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे पॉजिटिव रखें, 2 ही केस बचे हैं, एक ये केस, एक ये केस, तो यहाँ पर तो निगेटिव बता रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, 4th ऑप्शन राइट होगा। यानी कि 4th अभिक्रिया जो है 2Ag + 3N2 2AgN3, ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया के स्वतः होने की कभी उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। समझ आया, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हीरे से ग्रेफाइट में कार्बन के संक्रमण के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसका मान कितना है, -453.5 कैलोरी। इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, कह रहा है ग्रेफाइट रासायनिक दृष्टि से हीरे से भिन्न होता है, ग्रेफाइट हीरे के समान स्थायी होता है, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में अधिक स्थायी होता है, हीरा थर्मोडायनेमिक यानी कि ऊष्म रासायनिक जो होती है रूप से ग्रेफाइट की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्या होगा, अब देखो यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के मान से अगर हम बात करें तो ये ऊष्माक्षेपी है। ठीक, ऊष्माक्षेपी है, और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, कैसी ऊष्माक्षेपी है, और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उनमें जो उत्पाद होते हैं, उनमें जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो उत्पाद होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा स्थायी होते हैं किससे, अभिकारक से। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर 3rd राइट हो जाएगा। ठीक है, 3rd ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं और आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी कौन सा ग्राफ है जो दर्शा रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है, हम सबको पता है ऊष्मा मुक्त होती है ना, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा रिक्वायर्ड होती है, हीट हम लेते हैं। ठीक, तो ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊष्मा रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगी, जो एंथैल्पी होगी वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो अब देख लो प्लॉट कौन सा ऐसा है, कौन सा ग्राफ है जिसमें अभिकारक जो हमारा है उसकी एंथैल्पी परिवर्तन कम हो रहा है। अब देख लो फर्स्ट की अगर बात करें तो ये लग रहा है कि कम हो रहा है, बाकी यहाँ तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रियाओं के लिए, अब यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है H2Cl2 से 2HCl बना, जिसके लिए यहाँ पर एंथैल्पी आपको दे रखी है x किलो जूल। फिर H2Cl2 से 2HCl बना लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में बना, जिसके लिए एंथैल्पी दे रखी है y + y। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, x ज्यादा है y से या x कम है y से, या दोनों की बराबर है यहाँ पर एंथैल्पी। तो देखो अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखो गैस से तरल में परिवर्तन करने के लिए इसे एनर्जी लेनी पड़ी होगी, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी है गैस से तरल में आने के लिए, है ना। अब अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो गैस से गैस में है तो इतनी वहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। अब एनर्जी रिक्वायर्ड हुई तो HCl जो है वो लिक्विड से तरल से गैस में कन्वर्ट किया गया, HCl तरल से गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी यूज करी गई, एनर्जी यूज करी गई तो जाहिर सी बात है x की एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ रहा है आपके सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि बाकी के ऑप्शन यहाँ गलत होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया इतना, क्लियर। नेक्स्ट
30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया के निर्माण की एंथैल्पी के लिए -46.0 किलो जूल मोल इनवर्स है। ठीक, निर्माण की एंथैल्पी है। अभिक्रिया ये दे रखी है 2NH3 से N2+3H2 के लिए एंथैल्पी परिवर्तन बताओ कितना होगा। अभिक्रिया, ठीक, इसको रिवर्स कर दिया गया। अच्छा देखो, पहले अमोनिया का निर्माण करते। अमोनिया का निर्माण N2+3H2 और क्या बन रहा है यहाँ पर -46 यहां पर क्या बना, अमोनिया बनी। ठीक, 2 मोल अमोनिया बनी। अब देखो इसके अगर निर्माण की एंथैल्पी की बात करें तो -46 है, 2 मोल है, एक के लिए 2, कितना आ गया -92.0। अब इसी को रिवर्स कर दो, क्या कह रहा है अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन। अब इसी अभिक्रिया को रिवर्स कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का 92.0 किलो जूल आ जाएगा ना। तो आंसर क्या हो गया, फिर आंसर आपका आ गया सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो गया। इतना समझ में आया, कुछ नहीं करना है। अगर आप इसकी नॉर्मल रिएक्शन में लिखोगे हाफ N2+3/2H2 इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर अमोनिया बनेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करते 2 का सब में पूरा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये N2 बचता। ठीक, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते तो 3H2 बचता, यहाँ करते 2NH3 हो जाता और ये एंथैल्पी परिवर्तन में करते तो 92 हो जाता। उसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गया, क्लियर है। तो रिवर्स कर दो, उसके बाद रिवर्स कर दोगे तो प्लस में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अगर जो डेल्टा जी नॉट है वो शून्य है किसी अभिक्रिया के लिए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। डेल्टा जी नॉट शून्य कब होगा, आपको पता है जब log k की वैल्यू 1 होती है। log k की वैल्यू 1 होती है। कैसे, देखो याद करो इक्वेशन एक आपने इसी चैप्टर में पढ़ रखी। इक्वेशन क्या इक्वेशन पढ़ रखी आपने, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 RT log k। ठीक, अब इसकी निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, बट एक टाइम ऐसा होता है जब इसकी 1 होती है। ये देखो 1 हुआ, अब ये 1 हुआ, log 1 हुआ तो log 1 0 होता है, log 1 0। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है, पूरा मान जो है उठकर क्या हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा जी नॉट हमें 0 मिल गया ना। तो जब डेल्टा जी नॉट हमें मिल गया तो ये कौन सी कंडीशन होती है कि इक्विलिब्रियम पर जब हम इसे 1 रखते हैं, याद रखना जब हम इसे 1 रखते हैं तो डेल्टा जी नॉट शून्य हो जाता है। ठीक, तो log 1 0। समझ आया, ये वाली जो इक्वेशन है वो याद रखना, माइनस का 2.303 RT log k। ठीक है, डन। तो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1 होता है। k इक्वल यहाँ क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1 होता है। समझ आया, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोहेक्सीन और H2 की दहन एंथैल्पी क्रमशः -3920 -3800 और -241 किलो जूल मोल इनवर्स है। ठीक, इस तरह से ये है। साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनीकरण कराया जा रहा है, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। द्विबंध है, हाइड्रोजनीकरण कराएगा, एक H बढ़ गया, साइक्लोहेक्सीन यानी कि असंतृप्तता से संतृप्तता की ओर इसे ले जाया गया। ठीक, क्लियर है, रिएक्शन क्लियर हो रही है। अब देखो डायरेक्टली अगर हम इसके दहन की एंथैल्पी लिखेंगे तो डायरेक्टली अगर मान इनके लिखो तो लास्ट में देखो 3800 वाला हम पहले लिखेंगे, माइनस का 3800। जब आप अभिक्रिया कर रहे होगे तब आपको समझ में आएगा साइक्लोहेक्सीन के लिए। ठीक, प्लस क्या करोगे 241 माइनस का, और फिर उसके बाद 3920 को माइनस कर दोगे। क्या करोगे, 3920 को माइनस कर दोगे। ठीक, क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व करो, माइनस का 3800 माइनस 241 प्लस का 3920 कर लो, सॉल्व कर लो। इसे क्या आ जाएगा, जो आपके अभिक्रिया की एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का माइनस आएगी, क्योंकि अगर आप इसे माइनस करोगे तो देखो 3920 और ये क्या है, प्लस है, ये माइनस में है, 3800 है ना, 0 2 1 120 हो गई। ये कितनी हो गई, 120 माइनस की, और ये 241। ठीक, और ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा मान है। अब 241 में क्या करोगे, 120 यहाँ पर माइनस कर दो, 1 2 121। अब ये बड़ा है तो माइनस का 121 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, किलो जूल पर मोल आ गया आंसर। तो 121 माइनस का किलो जूल
मोल इनवर्स। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, दिया गया है यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक, 3 रिएक्शन दे रखी है जिनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा है। कह रहा है एसिटिलीन के निर्माण की ऊष्मा बताओ, यानी कि एसिटिलीन के निर्माण की ऊष्मा बतानी है। आपको अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड ऐड कर देना है और माइनस कर देना है 3 से, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करोगे, ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो अब क्या बच जाएगा, -787, ठीक। सिर्फ हम इक्वेशन की बात करें, -787 प्लस वाले के लिए है, फिर आपका आ जाएगा माइनस का 286, ठीक। अब उसके बाद -286 करोगे, प्लस का 1310 कर दोगे, ठीक है, प्लस 1310। इतना क्लियर है? अब देखो जब इसे और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका कुछ माइनस का 1073 और प्लस का 1310, ठीक। तो 1073 और 1310, क्या करो इसे, 1310 1073, 10 में से 3 गए 7 हो गया, यहाँ कितना बचा 9, ठीक। अब 9 में से 7 गए कितना हो गया 2, ठीक, और ये कितना है 2, 227 समथिंग आएगा, ये 237 अप्रोक्सीमेटली हम इसे आंसर मान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, जब आप इसे सॉल्व करोगे 237 प्लस का आ जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 33 कंप्लीट हो गया। 34 कह रहा है x2 y2 और xy3 की मानक एंट्रोपी जो है यानी कि डेल्टा S नॉट क्या है, 60, 40 और 50 है। अब कह रहा है अभिक्रिया x2 प्लस y2 xy3 के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है माइनस का 30 किलो जूल के साम्य पर होने के लिए तापमान T पूछ रहा है। अब बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद करो फॉर्मूला क्या पढ़, पहले तो एंट्रोपी देख लो। एंट्रोपी के लिए यहां पर कैसे निकालोगे, डेल्टा S की अगर हम बात करें मानक एंट्रोपी के लिए, तो यहां पर डेल्टा S जो है आप पहले तो रिएक्टेंट की और माइनस कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, कुल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की फाइंड आउट कर लो। प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, इसकी कितनी दे रखी है, देखो 50 दे रखी है, ठीक। 50 माइनस फिर क्या करोगे, माइनस में 30 और 60 को ऐड कर दो, 30 और क्या है यहाँ पर 60 और 40 है, 60 और 40 को ऐड कर दो, ठीक है, 60 और 40 को ऐड कर दो क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं 90 बन गया, ठीक। ये कितना हो गया 40 आ गया, आपको कहीं ना कहीं डेल्टा एस कितना मिल गया 40 मिल गया, ठीक। अब जब ये 40 मिला वो भी माइनस का 40 मिला। अब देखो टेम्परेचर निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये दे रखा है डेल्टा एच कितना दे रखा है, देखो माइनस का 30 बटे अभी अभी ये निकाला है माइनस का 40, कर लो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा 30 किलो जूल है, इसको 10 टू द पावर 3 भी कर लेना ध्यान से, ठीक। अब इसे करोगे तो ये हो जाएगा 30 और 3 0 ये लगा दो बटे 40, ठीक। प्लस का आएगा आंसर हमें पता है केल्विन, इस अब टेम्परेचर निकाल लो, ठीक। अब टेम्परेचर इसका फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा, जब आप 4 7 7 समथिंग आएगा, कितना आएगा 750 समथिंग, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो 4 7 28 समथिंग बन रहा होगा, ठीक है, 2 इधर गया, फिर 4 5 20 समथिंग बन रहा होगा, ठीक। फिर 0 एक एक्स्ट्रा लगा दिया, 750 पूरा का पूरा 750 हमें मिल रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 35 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर पानी के भाप में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 30 किलो जूल पर मोल है तो प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एस पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या होगा वही चीजें जो अभी आपने कहा है, डेल्टा एस किसके लिए, वाष्पीकरण के लिए है, डेल्टा एच ये भी वाष्पीकरण के लिए, अपॉन में क्या कर दोगे टी कर दोगे, ठीक है, ठीक। सब कुछ दे रखा है, डेल्टा एच का मान अगर आप देखोगे कितना है 30 दे रखा है, ठीक। तापमान 27 है, केल्विन में चेंज करो, केल्विन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 300, 27 है ना 273, 300 हो गया, और ये कितना दे रखा है किलो जूल दे रखा है, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 कर दो। अब देखो ये हो जाएगा 30, 3 0 एक्स्ट्रा लगाओ इधर 300, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 बचा, 100 से चला गया, यानी कि 100 आना चाहिए आंसर, 100, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 35 का
चौथा ऑप्शन, 35 का चौथा ऑप्शन क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड में दहन की ऊष्मा कितनी है, -393.5। कार्बन और ऑक्सीजन गैस से 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में ऊष्मा विनिमय कितना हुआ होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, अब देखो मोलों की संख्या अगर हम बात करें 35.5 के लिए, मोलों की संख्या कितने ग्राम, 35.5 ग्राम CO2 में, CO2 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब देखो यहां पर ये कह रहा है 35.2 हमें दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 होता है। डिवाइड कर दो, कुछ आपको आंसर मिला, यहां पर आपको मिल जाएगा 0.8 मोल, ठीक, 0.8 मोल मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके निर्माण की ऊष्मा विनिमय बताओ, तो 0.8 मोल, 0.8 मोल जो CO2 की ऊष्मा के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा के लिए क्या हो जाएगा, फिर यहां पर 0.8 के लिए करोगे तो यानी कि जो ऊष्मा दे रखी है इसमें मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 3.39 इंटू 0.8। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 8.45, यानी कि समथिंग कुछ आपका, अगर ये 0.8 इतने का भी करो, ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, कैलकुलेट करो इसे, माइनस का 393 इंटू 0.8, तो माइनस का 315 समथिंग, कितना आ जाएगा, माइनस का 315 समथिंग यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर थर्ड राइट हो जाएगा, बाकी के आंसर यहाँ गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 का आंसर आपका दिया गया है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है M धातु ऑक्साइड बनाता है, कोई M है जो कि धातु ऑक्साइड बनाता है, M2O, हाफ M2O से M प्लस 1/4 O2, जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन 120 किलो कैलोरी है। ये कह रहा है धातु M का सैंपल O2 के 1 मोल के साथ क्रिया करता है, तो डेल्टा H का मान बताओ। वो जो धातु का सैंपल है वो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर डेल्टा H का मान, यानी कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या होगा। हाफ MO2 की अगर बात, M2O की बात करें, हाफ M2O, ठीक, रिएक्शन देखना, ये क्या बना रहा है, M प्लस 4 O2, ठीक, इस तरह से ये रिएक्शन, सेम वही जो रिएक्शन है ये लिखी गई। इसके लिए कितना दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है 120 यहाँ पर किलो कैलोरी। अब देखो ये कह रहा है कि अगर हम M ये 1/4, ठीक है, 1/4 O2 के लिए, यहां पर कितना बन जाएगा, 1/4 O2 के लिए हाफ M2O हो जाएगा, ठीक, हाफ M2O, उल्टा किया इसके लिए, ठीक। अब यहां पर जो आप करोगे जस्ट रिवर्स किया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 120 किलो जूल हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, क्योंकि M धातु के सैंपल के O2 के लिए निकालना है, ठीक। अब देखो 1/4 मोल ऑफ O2 के लिए अगर आप निकालोगे, 1/4 मोल O2 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 मोल O2 के लिए माइनस का 120, ठीक। अब सेम यहीं पर 1 मोल O2 की अगर हम बात कर दें, 1 मोल O2 के लिए अगर हम बात करें, ये 1/4 है, तो 1 मोल के लिए बात करोगे, ये मल्टीप्लाई में नहीं चला जाएगा, 120 गुणे 4 हो गया, तो 12 चौको 60, ठीक। अब देखो ये कितना आ गया, यहाँ पर 12 चौको 48, 12 चौको 48, ठीक, 15 चौको 60, 12 चौको 48 हो गया। अब ये आ गया आपका 0, 4 दूनी 8 और ये आ गया 480 समथिंग आ गया 1 मोल O2 के लिए, ठीक है, किलो कैलोरी आ गया, कितना आ गया, किलो कैलोरी। डन, तो 480 होना चाहिए आंसर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, माइनस में था ना, ये माइनस में था, तो माइनस का 480, ठीक, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। डन, चलो नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। अभिक्रिया दे रखी है N2+3H2 जिससे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। कह रहा है सही संबंध क्या होगा इसके लिए, डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में आपको, यानी कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन के मध्य आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। कैसे होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U और डेल्टा NgRT होता है ना।
डेल्टा NgRT। ठीक, Ng डेल्टा Ng कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो 2 3 1 4, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 समथिंग बन जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 रखोगे। ठीक, -2 RT क्या हो जाएगा, -2 का RT। तो ये एक तरह से देखो तो ये नेगेटिव हो गई ना वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक, ये नेगेटिव हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब इन वैल्यूज की अगर बात करोगे, इन वैल्यूज की अगर बात करोगे तो डेल्टा H जो होगा वो कम होगा डेल्टा U से। ठीक, क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ U की जगह E कर दें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा H डेल्टा E। ठीक, सेम वही संबंध यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आंसर, फिर इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर H और H के मध्य बंध, ब्रोमीन ब्रोमीन के मध्य और हाइड्रोजन और ब्रोमीन के मध्य जो बंध ऊर्जा है 433, 192, 364 किलो जूल पर मोल है। तो अभिक्रिया हेतु H2Br2 2HBr बना है, तो डेल्टा H0 का मान क्या होगा। अच्छा, बंध ऊर्जाएं सबके लिए दे रखी हैं, आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा HR इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट का। बस, अब आपको अभिक्रिया पता है, अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पर रिएक्टेंट कर दो और माइनस प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मान रख दो, रिएक्टेंट क्या क्या है उनका मान रखो, 433 दे रखा है, 192 दे रखा है, 433 प्लस 192 माइनस प्रोडक्ट HBr बन रहा है जिसके लिए 364 दे रखा है। ठीक है, 364। अब इसे जोड़ लो, तीन यहाँ पर हो गया 3 2 5, 9 3 12, 2 4 1 5 2 7, 725 माइनस 364 कर लो, यहाँ पर एक आएगा लास्ट में, देखो कौन सा ऑप्शन एक आ रहा है और माइनस का साइन जाएगा, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है 39 का कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिर। अच्छा, ये 625 होगा, देखो 3 2 5 हो गया और 9 3 12 की 2, यहाँ पर एक आ गया, 4 1 5 1 6 होगा, 625 होगा। ठीक है, 625 माइनस 364 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 103 समथिंग। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 103। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का 103। क्लियर, और ये 728 होगा, कैसे, अब देखो आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा, ये है 433 और इसका मल्टीप्लाई भी तो कराओ 2 से, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया देखो ना 2HBr है, तो ये तो वैल्यू आपने रख दी, 2 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 चौको 8 और 6 दूनी 12 और 2 3 6 7, 728 बनेगा ये जाकर। ठीक है, वो सही था। अब देखो तो ये हो गया 5 3 2 5, 9 3 12 की 2, एक आया, 4 1 5 1 6, 625 माइनस 728 कर लो। ठीक है, अब 625 माइनस 728 करोगे तो अब आपको पता चल गया, देखो 3 आ रहा है, 8 में से 5 गए, 3 0 1 103 माइनस का, तो माइनस का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना है। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी अभिक्रिया जो एंथैल्पी पर जो मानक हमारी एंथैल्पी होती है किसकी, निर्माण की, को परिभाषित करता है, कौन सी अभिक्रिया है। अब देखो जब बात मानक की आ जाती है तो वहां पर एक मोल का फॉर्मेशन, यानी कि एक मोल निर्माण के लिए, अब जो 2-2 मोल के लिए है वो तो हटा ही दो, ये ऑप्शन हट गया। दूसरा, वो उनके एलिमेंटल फॉर्म में होती है, यानी कि जो उनका वास्तविक रूप है उन कंपाउंड्स के, जैसे कि ये बन रहा है तो इसका जो आपका तात्विक रूप जो होता है उससे बनती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड हमारी जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मानक एंथैल्पी विरचन जो होता है वो क्या होता है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो एक मोल किसी हमारे प्रोडक्ट का बनना, ठीक, उसके ही तत्वों से याद रखना, ठीक है, उसके ही तत्वों से उनकी मानक अवस्थाओं में। तो मानक अवस्था की बात करें तो कार्बन की अगर बात करो तो ग्रेफाइट होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो 2 मोल है, ये भी गलत है, ये मानक अवस्था नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन अपना अलग अलग एक रूप परिभाषित करते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बचा कौन, सेकंड, H2 भी अपनी मानक अवस्था में, F2 भी मानक अवस्था में और यहाँ पर HF 1 मोल बन रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है।
समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं। कारण कह रहा है क्योंकि सभी अभिक्रियाएं जिनमें एंट्रोपी बढ़ती है वो स्वतः होती है। अब देखो यहां पर समझने वाला क्या है, अगर हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात हो रही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं जो ऊष्मा मुक्त कर रही है ना, जो ऊष्मा क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, मुक्त कर रही है हम कह सकते हैं। तो अगर हम सभी को देखें तो सभी यहां पर स्वतः नहीं होती हैं, सभी स्वतः नहीं होती हैं। अब कारण कह रहा है सभी अभिक्रियाएं जिनमें एंट्रोपी बढ़ती है। स्वतः और अस्वतः की जहां बात आ जाती है वहां गिब्स की भी बात आ जाएगी। गिब्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी पर निर्भर नहीं करता है, वो एंथैल्पी परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। ये हमने फॉर्मूले में देख लिया था, जो फॉर्मूला आप देख रहे हो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्लियर? ये तो इस हिसाब से ये दोनों पर निर्भर करती है। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों ही कथन क्या है हमारे, गलत है। कथन और कारण दोनों ही गलत है, हम किसी एक से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। प्रावर्तिता का जो प्रक्रिया है उसका स्वतः होना और अस्वतः होना हम दोनों ही चीजों से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 डन हो गया। 42 की बात करें तो कह रहा है दिया है यहाँ पर अभिक्रिया C+O2 CO2 बन रहा है जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन है -A किलो जूल। सेकेंड अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का दहन करता है जहां पर एंथैल्पी परिवर्तन -B किलो जूल है। ये कह रहा है CO हेतु संभवन एंथैल्पी बताओ क्या होगी। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो संभवन एंथैल्पी है वो क्या होगी, ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है। अब देखो इसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखा है -A दे रखा है इसके लिए और इसके लिए -B दे रखा है। कैसे करोगे, यहां पर सबसे पहले जो अभिक्रियाएं दे रखी है उनको ऐड कर, सबसे पहले जो अभिक्रिया दे रखी है उनको क्या करोगे, यहां पर ऐड कर दोगे। कैसे, देखो फर्स्ट अभिक्रिया जो दे रखी है यहां पर कैसे, अब देखो यहां पर C+½ है, C+½ क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसके लिए मान लो डेल्टा HR दे रखा है। दूसरी अभिक्रिया आपको दे रखी है ऑलरेडी, क्या है, C+O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये दे रखी है। ठीक, जिसके लिए डेल्टा H क्या दे रखा है, -A दे रखा है। ठीक, थर्ड अभिक्रिया की अगर हम बात करें तीसरी इक्वेशन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तीसरी किससे निकाली गई है, इन दोनों से ही निकाली गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड +½ इसमें कन्वर्ट हो रही है, जिसके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पर -B दे रखा है, -B किलो जूल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम फाइनल 1 अभिक्रिया की बात करें C+½ से यहाँ पर C+½ इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर बन रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा HR यहाँ पर आ जाएगा आपका। अगर देखें तो फर्स्ट वाली अभिक्रिया के लिए B/2 -A, ठीक, B/2 और -A, तो ये कितना हो गया, /2, ये आ गया B -2A। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा B -2A डिवाइड बाई 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें, यानी कि यहाँ पर मिलान है, कॉलम A और कॉलम B दे रखा है। कॉलम A में बोल रहा है वाष्पीकरण की एंट्रोपी जो होती है उसमें अंतर, वाष्पीकरण की एंट्रोपी यानी कि डेल्टा S की बात हो रहा है वेपराइजेशन एंट्रोपी के लिए। फॉर्मूला डेल्टा H यहाँ पर बाई T होता है। अब देख लो कहां पर है, यानी कि फर्स्ट का D। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक से ज्यादा भी मिलान हो सकते हैं, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर वाष्पीकरण की एंट्रोपी में अंतर की हम बात करें वो कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। वाष्पीकरण की एंट्रोपी में अंतर है ना, वाष्पीकरण हो रहा है यानी कि रैंडमनेस क्या हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा धनात्मक B। तो फर्स्ट का क्या हो गया, B और D हो गया। ठीक, फर्स्ट का B और D कहां पर है, अगर देखें ओनली D से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जहां पर B और D है। अगर हम सेकेंड के लिए बात स्वतः प्रक्रिया के लिए log K क्या होगा, log K की अगर हम बात करें, स्वतः प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, साम्य के लिए नहीं, स्वतः प्रक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो हमेशा
धनात्मक, ठीक है, क्या होगा हमेशा धनात्मक, यानी कि सेकंड का बी हो जाएगा, सेकंड का बी देखो ये, यानी कि फोर्थ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः ये दे रखा है। मूलानुपाती सूत्र है CH2O, इसका आणविक द्रव्यमान क्या दे रखा है 180 ग्राम दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है यौगिक का आणविक रूप बताओ, यानी कि इसका जो आणविक रूप है वो आपको बताना है। कैसे, अब देखो CH2O, इसका आणविक भार बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 12, ठीक है, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया यहाँ पर 16, 6 4 10, और ये कितना हो गया 3, मूलानुपाती भार, तो आणविक भार बटे मूलानुपाती भार कर दिया, ये कितना आया 6 आया। ठीक, 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब देखो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाहर n होता है तो इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं। अब 6 लिखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, C6H12O6, C6H12O6, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, 44 का थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 44 समझ में आया, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम पदार्थ A मिलाया, यानी कि 18 ग्राम जल है, वाटर लिख सकते हैं। 2 ग्राम इसमें क्या मिलाया हमने, कुछ पदार्थ A मिलाया जो कि क्या है विलय की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, जल क्या है विलायक की भांति कार्य कर रहा है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, विलियन बना दिया गया, इन दोनों को मिलाकर विलियन बना दिया गया। तो विलियन बनाएंगे तो ये 20 हो जाएगा टोटल। कह रहा है विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि जो विलय का भार है, ठीक है, जो विलय दे रखा है बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ये डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 हो गया। 46 कह रहा है बामर श्रृंखला किस वर्णक्रमीय क्षेत्र से संबंधित है। जो बामर श्रृंखला होती है वो दृश्यमान यानी कि विजिबल जो होती है दृश्यमान श्रृंखला से निर्भर करती है। ठीक है, तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है L बराबर 2 और N बराबर 4 के साथ उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। L बराबर 2 है और N बराबर 4 है यहाँ पर। ठीक है, L बराबर 2 यानी कि क्या हो जाएगा D हो जाएगा और N बराबर 4 यानी कि 4D। अब कह रहा है इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या D के लिए उपकोष कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5। कुल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आते हैं, 1 में 2 आते हैं तो 5 में 10, तो कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट। क्लियर। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन, कथन ए और कथन बी। कथन ए जो है यहां पर एक करेक्शन है, कैल्कोजेन को करके हेलोजन कर लो, हेलोजन। ठीक है, अभी कह रहा है तत्व Z बराबर 117 दे रखा है जो कि हेलोजन परिवार से संबंधित है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। ठीक, इसको सही कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे, देखो लास्ट में देखो ग्रुप पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 7 यानी कि 17वां समूह। 17वां समूह क्या होता है, हेलोजन समूह होता है, यानी कि ये राइट है, ये राइट है, ट्रू है। ठीक है, सही है। सेकेंड कथन बी की Z बराबर 120 वाला जो तत्व होता है वो समूह 2 यानी कि क्षारीय मृदा धातु से संबंधित होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ग्रुप 2 क्या होता है, सेकंड क्षारीय मृदा धातु। ठीक, तो यानी कि ये भी सही है। तो कथन ए और बी अगर हम देखें तो दोनों सही हैं। कब, जब हम इसे कैल्कोजन से हेलोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन। चल नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में आवर्त सारणी के कुछ ब्लॉक और समूह दे रखे हैं, सूची 2 में वो तत्व दे रखे हैं। लेंथेनाइड समूह का कौन सा तत्व है, सीरियम, आर्सेनिक, सीजियम या मैग्नीज। सीरियम, लेंथेनाइड। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है मैग्नीज, पी ब्लॉक का आर्सेनिक होता है, एस ब्लॉक का है सीजियम। ठीक है, तो अब मैच कर लो। देखो ए का फर्स्ट 3 में है यानी कि फोर्थ ऑप्शन कट गया। बी का फोर्थ इसमें है और इसमें यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कट गया।
सी का सेकंड इन दोनों में से देखो कहां पर है, यहां पर, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट है। डी भी मैच कर सकते हो, डी का थर्ड इसमें, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन बताओ। ए कह रहा है आवर्त सारणी में हीलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। देखो हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, और आवर्त में, किसी भी आवर्त में जो उसकी अक्रिय गैस होती है उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ए सही है, सही कथन बताना है। बी कह रहा है क्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से कम है। गलत है, फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये यहां पर गलत हो जाता है। थर्ड कह रहा है पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल है। बिल्कुल सही है ये। पारा अगर हम देखें तो ये धातु होते हुए भी तरल है। हमने क्या समझ रखा है, धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, फिर भी ये क्या है, तरल है, तो एक प्रकार का अपवाद है। ब्रोमीन अधातु है, कमरे के तापमान पर तरल है। ठीक है, अधातुएं क्या है, ये ब्रोमीन अधातु है, ये धातु है, तो ये सही है। डी कह रहा है किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा है, ए है, सी है और डी है। ठीक, ये सही है। गलत कौन सा है, बी, बी गलत है। तो पूछा क्या गया है, सही विकल्प चुने। सही कौन सा है, ए, सी और डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है। क्लियर, यानी कि जो हमारे 26 से 50 तक के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर डिस्कशन इनका समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीआरटी के हिंदी डिस्कशन में, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे लास्ट के, यानी कि ओवरऑल आपको पूरा डिस्कशन कराया जाएगा हिंदी माध्यम में भी। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए भी चीजें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।